ये मेरी पहली वीडियो है। काफ़ी दिन के अटेम्प्ट्स के बाद आज मैं फाइनली वीडियो बना रही हूँ। होपफुली ये बन जाए और मैं रूटीन में बना पाऊँ, उम्मीद तो यही है। चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फर्स्ट देखते हैं हमारी फेस वोल्टेज जो हमारे घरों तक पहुँचती है कंज्यूमर साइड पे। हमारी फेस जो वोल्टेज होती है कंज्यूमर साइड पे वो होती है 220 वोल्ट की, ठीक है। और जो लाइन वोल्टेज होती है वो 440 वोल्ट की होती है। अब हम कनेक्शन कैसे करते हैं घरों में, सीरीज़ या पैरेलल? बहुत अगर जो बेसिक क्लियर होंगे वो तो सोचता होगा कैसे स्टूपिड क्वेश्चन है। पैरेलल कनेक्शन होते हैं, बट तुमसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है सीरीज़ क्यों नहीं, तो तुम बताओगे कि हाँ हम सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं तो हमारा एक आउट हुआ, कोई भी लोड हमारा आउट होता है घर पे, फॉर एग्ज़ाम्पल एसी ख़राब हो गया तो हमारा कोई भी इक्विपमेंट नहीं चलेगा, ये प्रॉब्लमेटिक है, ठीक है। और सेकंड है कि अगर स्टार्टिंग के जो लोड्स होते हैं उनमें तो ज़्यादा वोल्टेज मिल रही है और जो बाद के वोल्टेजेस हैं उनमें कम मिल रही है। एक मिनट, मुझे लगता है ब्राइटनेस थोड़ी ज़्यादा है, मैं कम कर रही हूँ, ठीक है, डन, अब ठीक है। तो क्या होगा, स्टार्टिंग्स के लैंप्स में तो हमारे ज़्यादा वोल्टेज मिलेगी और बाद के जो लोड होंगे उनमें वोल्टेज कम मिलेगी, इसीलिए भी। थर्ड, हम अर्थिंग क्यों करते हैं? देखो हमारा कोई भी इक्विपमेंट है उसमें एक लीकेज करंट होता है जो ह्यूमन, ये हमारा ह्यूमन है प्यारा सा, इसके लिए डेंजरस हो सकता है, हमें इसे बचाना है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, अपने घर को पूरा अर्थ करके रखेंगे। अर्थ करके रखेंगे, जो इक्विपमेंट में न्यूट्रल वायर है वो न्यूट्रल वायर जाएगी अर्थिंग तक और हमारा जो लीकेज करंट है वो चला जाएगा ग्राउंडिंग में और ये ह्यूमन हमारा सेव हो जाएगा, इसलिए हम अर्थिंग करके रखते हैं। डबल अर्थिंग क्या मतलब है? डबल अर्थिंग ये है, जब इंडस्ट्री में जाते हैं तो हमारे मोटर्स को डबल अर्थिंग करते हैं सेफ्टी वाइज। काफ़ी साल के बाद कुछ प्रॉब्लम आ जाए कोई भी रीज़न से अर्थिंग में, तो हमारा सेकंड सेफ्टी पॉइंट होना चाहिए स्टाफ के लिए। तो और फिफ्थ पॉइंट है हमारा इलेक्ट्रिकल मोटर या जनरेटर की बात करें, वो किस प्रिंसिपल पे काम करती है? यस, वो फेराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पे काम करती है। इसमें दो चीज़ें याद रखनी है हमें, मैग्नेटिक फील्ड और कंडक्टर। इनसे क्या होता है, जैसे कि हमारा कंडक्टर जब मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, तो क्या हो रहा है कि वो जैसे मूव कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड्स जो आ रही हैं मैग्नेट से, तो उनको कट करेगा राइट एंगल पे, तो उससे क्या होगा, वो मैग्नेटिक फील्ड का मतलब अपोज कर रहा है, उस अपोजिशन से जो है ईएमएफ जनरेट होता है। अच्छा, हम जो है स्विच ऑन ऑफ का स्विच जो बटन्स लगे होते हैं उसमें न्यूट्रल से कनेक्शन क्यों नहीं करते? दो ही है दोनों, तो चलो एक न्यूट्रल से हम कनेक्शन करके दिखाते हैं। न्यूट्रल से कनेक्शन किया, एक फ़ैन से वायर ले ली, पर एक लाइव वायर तो आ ही रही है। कभी भी फ़ैन पे कुछ भी प्रॉब्लम हुई, हम किसी को भी खुद भी घर पे ठीक करने लगते हैं तो एक लाइव वायर, उसको ऑफ करने के बाद भी एक लाइव वायर का कनेक्शन बचा तो बंदे के लिए प्रॉब्लमेटिक है, इसीलिए हम न्यूट्रल वायर नहीं लेते हैं स्विच में। ये याद रखना, तुमसे कभी इंटरव्यू में पूछा जा सकता है ऐसा क्वेश्चन एग्ज़ाम में आने के चांसेस कम होते हैं, तो ये इंटरव्यू पे ज़्यादा मैं थोड़ा ध्यान दे रही हूँ क्योंकि कई कॉमन सेंस की चीज़ें होती हैं जो हम कर लेते हैं इंजीनियरिंग पर हमें पता नहीं होती। ये मैं भी फेस करती हूँ, तो इसलिए मैं बड़े अच्छे से समझ सकती हूँ कि चीज़ें थोड़ी सी बेसिक चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, वरना कोई भी आगे मजाक कर देता है, यार तुमने इंजीनियरिंग कर लिया तुम्हें बेसिक चीज़ें नहीं पता। मैंने तो नहीं कि मुझे भी पता है, तो उस हिसाब से पढ़ाई हो रही है, ठीक है। तुम हमें थोड़ा जानकार होना चाहिए आम जिंदगी में भी। तो 3 फेस या फिर 3 पिन का जो सॉकेट होता है उसमें बीच वाला पिन मोटा क्यों होता है? तो देखो क्यों होता है, क्योंकि हमारे बीच वाला सॉकेट जो है ना थिक और लॉन्ग होता है। देखो थिक और लॉन्ग होता है, ये भी थिक होते हैं, ये पतला होता है। क्यों थिक होते हैं? ताकि देखो थिक होने का मतलब है कि जो इतने जल्दी ये बर्न हो जाए, ये जल्दी से बर्न नहीं हो, तो ये सारी जब फाइनली ये भी आउट हो जाए तो ये सारी करंट लेके, और लॉन्ग इसलिए है न्यूट्रल से पास करता हो, अर्थिंग फटाफट कर दे और हमारे बाकी घर को बचा ले, यही फूक के रह जाए, ठीक है। ये तो फूक गया पर ये चलता रहे, तो इसीलिए हम करते हैं 3 पिन सॉकेट में बीच वाला जो होता है मोटा और लंबा, क्योंकि हमें अर्थिंग ताकि फटाफट हो जाए शॉर्ट सर्किट के टाइम पे। अब ट्यूबलाइट की बात करें, उसमें कौन सी गैस यूज़ होती है बताओ? क्रिप्टॉन गैस यूज़ होती है, दैट इज़ हीलियम एंड आर्गन गैस। और कितने वोट की होती है ट्यूबलाइट? 20 वोट की ले लो, आप 30 की ले लो, 60 की ले लो, 80 की ले लो, जो बोलोगे वो मिल जाएगा। अच्छा, न्यूट्रल कहाँ से? डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में जो होता है, अगर हमें न्यूट्रल करना है, यानी कि हम घरों की साइड जा रहे हैं तभी तो न्यूट्रल चाहिए हमें, तो हम डेल्टा स्टार की कनेक्शन लेते हैं और स्टार से हम न्यूट्रल लेते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट पेज, लेट्स गो। अब आती है बात ट्रांसफार्मर की। ट्रांसफार्मर की रेटिंग जो होती है केवीए रेटिंग होती है। देखो 3 टाइप की रेटिंग है हमारी। एक तो हमारी होती है इसे रियल पावर, अपरेंट पावर जो भी कह लो वो होती है, सॉरी अपरेंट पावर होती है। एक हमारी होती है रियल पावर और एक होती है रिएक्टिव पावर।
देखो बोलने के बाद मुझे समझ में आया मैं क्या बोल रही हूँ। इसी को रियल पावर भी कहते हैं। अपरेंट पावर है ये हमारी केवीए, एक रियल पावर होती है जिसे हम पी कहते हैं किलोवाट में, और एक होती है अपरेंट पावर केवीआर रेटिंग जो होती है। तो उन दोनों के मिक्सचर से हमारी अपरेंट पावर बनती है। यानी कि तुम एक एग्जाम्पल सोचो बियर का, बियर को हम एक ग्लास में डाल रहे हैं, उसमें बियर भी और झाग भी। देखो हमें मेन पर्पज़ तो बियर पीना है, हमें नहीं मतलब मैं बता रही हूँ, ठीक है चलो हमें मान लो पीना है। और तो झाग काम के नहीं है, वो हमारी रिएक्टिव पावर है, बट क्या है उसको भी बियर करना पड़ेगा क्योंकि हमें बियर पीनी है। तो हमें बियर है वो है रियल पावर, और टोटल कॉम्बिनेशन है अपरेंट पावर। तो यहाँ अपरेंट पावर की बात हो रही है, दैट इज़ केवीए रेटिंग, रिमेंबर दैट, ठीक है। और ये एक स्टैटिक डिवाइस है, इसमें 99% एफिशिएंसी है। ये सिर्फ एसी सप्लाई पे काम करती है, डीसी पे जाओगे तो वाइंडिंग बर्न हो जाएंगे क्योंकि वो सैचुरेशन में चला जाएगा। और यहाँ पे पावर ट्रांसफर नहीं होता, एनर्जी ट्रांसफर होती है, ठीक है। दोनों में डिफरेंस समझना, यहाँ एनर्जी ट्रांसफर होती है एक सर्किट से दूसरे सर्किट में, कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन के बिना। कैसे? वही इलेक्ट्रिकल फील्ड के थ्रू, ठीक है। और यहाँ पे वोल्टेज एंड करंट का क्या होता है, स्टेप अप एंड स्टेप डाउन होता है फ्रीक्वेंसी, लेकिन सेम रहेगी। और वर्किंग प्रिंसिपल रहेगा म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है। म्यूचुअल इंडक्टेंस याद रखना वर्किंग प्रिंसिपल। और जो ऑटो ट्रांसफॉर्मर होता है उसमें होता है सेल्फ इंडक्टेंस। एनर्जी ट्रांसफर करेंगे, ठीक है, फ्रीक्वेंसी सेम रखेंगे। ओके आगे बढ़ते हैं। वाइंडिंग्स में हम कॉपर वायर को यूज़ करते हैं, और जब हम कनेक्ट करते हैं देखो प्राइमरी साइड में, तो हमारी क्या होती है इनपुट कैसी हो गई, यहाँ पे इनपुट क्या दे रहे हैं हम, सप्लाई दे रहे हैं, ये सप्लाई साइड हो गया। देखो प्राइमरी और सेकेंडरी फिक्स नहीं है, जहाँ पे आप सप्लाई कनेक्ट कर रहे हो वो प्राइमरी हो गया, और सेकेंडरी हम उसे कह देंगे जहाँ पे हम लोड कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, जहाँ पे हम सप्लाई दे रहे हैं वहीं से अब देखो सप्लाई है, उसके पास करंट है, वो मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट कर रहा है, और इसकी मैग्नेटिक फील्ड से इस सेकेंडरी के कंडक्टर, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है बढ़ते 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 ये सेकेंडरी के जो कंडक्टर्स हैं इनको कट करेगा, ठीक है। और जैसे सेकेंडरी को कट कर दिया इसने, कंडक्टर है ये, प्राइमरी की जो मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, यहाँ पे हमने सप्लाई दिया है, करंट हुआ है कुछ, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ की मैग्नेटिक फील्ड जब सेकेंडरी के कंडक्टर को कट करेंगी तो ईएमएफ जनरेट हो जाएगा, उसे कहते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है। ओके अब हम देखते हैं सेकेंडरी साइड में फुल ईएमएफ जनरेटर ठीक है। उसके लिए क्या करेंगे हम, देखो ट्रांसफार्मर कोर का यूज़ करेंगे। अगर हमें पूरा ईएमएफ जनरेट करना है, किसी भी मतलब वेस्टेज को रोकना है, यहाँ से ईएमएफ है इधर उधर जाए, तो इसके लिए एक ट्रांसफार्मर कोर यूज़ कर लेते हैं क्योंकि पाथ मिल जाएगा उस फील्ड को। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पूरा ईएमएफ जनरेट करना है हमें, तो यहाँ पे हमें पूरा इमेज जनरेटर ट्रांसफार्मर कोर बना दिया है। ट्रांसफार्मर कोर क्या करेगा, फ्लक्स को एक पाथ प्रोवाइड करा देगा जिसमें सेकेंडरी साइड में फुल ईएमएफ जनरेट हो जाएगा, और मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी कितनी होगी 1.8 टेस्ला। उसमें वो कब मिलेगी, जब हम क्या यूज़ करेंगे, CRGO कोल्ड रोल्ड ग्रेन्ड हमारा, जब सिलिकॉन यूज़ करेंगे तब। इसमें सिलिकॉन की मात्रा कितनी होगी 4 से 5%। और ट्रांसफार्मर कोर यूजुअली ये तो तब यूज़ करते हैं जब हमें मैक्सिमम डेंसिटी चाहिए होती है, कई बार हमें इतनी मैक्सिमम डेंसिटी नहीं चाहिए होती, दैट इज़ 1.8 टेस्ला। तब हम क्या यूज़ करेंगे, तब हम यूज़ करेंगे सिलिकॉन स्टील 3, जिसमें सिलिकॉन जो है 3% होता है, ठीक है, यानी कि स्टील 97% ऑब्वियसली। तो इससे क्या होगा, वाई सिलिकॉन स्टील, नॉट ओनली स्टील, बिकॉज इसमें हिस्टेरेसिस और एडी जो है कम हो जाते हैं सिलिकॉन स्टील टाइप के कोर में। अब देखो सिलिकॉन क्या काम करता है, सिलिकॉन से क्या होता है, देखो यहाँ ऊपर लिखा हो उसमें देखना, सिलिकॉन में क्या होता है, सिलिकॉन हमने 3% यूज़ किया है ना, क्यों किया है, क्योंकि इससे परमेबिलिटी और जो हमारी रिएक्टिविटी है वो बढ़ती है। फिर उससे क्या फ़ायदा, परमेबिलिटी दैट इज़ हम सब समझते हैं इसको, दैट इज़ ई जो ऐसे आईफोन वाला होता है, एंड दैट रिएक्टिविटी रो, ठीक है। ये दोनों हमारी बढ़ जाएंगी, परमेबिलिटी एंड रिएक्टिविटी। फाइनली जो क्या होगा, हिस्टेरेसिस का एरिया कम हो जाएगा, यानी वो पतला हो जाएगा। सो इससे क्या होगा, हिस्टेरेसिस लॉसेस कम कर दिया हमने, और हमारा म्यूचुअल जो हमारा करंट है, मैग्नेटिक करंट जो है वो भी कम हो गया हमारा, ठीक है। ये चीज़ें कम हो गई, हिस्टेरेसिस लॉसेस कम हो गया, एरिया कम हो गया हिस्टेरेसिस का, और मैग्नेटाइजिंग करंट कम हो गया। तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है, यानी कि हिस्टेरेसिस तो कम हो गई सिलिकॉन ऐड करने से। एंड दैट स्टील कोर जो है हमारा किसका, सॉफ्ट, इसका स्टील का यूज़ होता है, सॉफ्ट आयरन का मतलब बनता है। तो उसमें क्या होता है, ई और आई के शेप में या एल के शेप में, वो हम शेप जो है बाद में डिस्कस करेंगे। वो जितना क्लोज होता है उसमें एयर नहीं होता, तो वो ऑब्वियसली एडी करंट तो वैसे ही कम हो जाता है। हिस्टेरेसिस के लिए सिलिकॉन ऐड कर दिया हमने, बस इतना ही हुआ है, ठीक है। ट्रांसफार्मर कोर ताकि ईएमएफ मैक्सिमम जनरेट हो उसके लिए, ठीक है। और सिलिकॉन स्टील को यूज़ करते हैं। और CRGO जब हमें बी जो है मैग्नेटिक डेंसिटी मैक्सिमम चाहिए होती है 1.8 टेस्ला, ठीक है। ओके, स्टेप अप और स्टेप डाउन, जहाँ कम टर्न है वो कम वोल्टेज का ये देख लेना, और जहाँ ज़्यादा टर्न है वो ज़्यादा वोल्टेज है। यानी अगर प्राइमरी साइड कम टर्न है, ज़्यादा टर्न सेकेंडरी साइड है, तो ये क्या हो जाएगा, लो वोल्टेज टू हाई वोल्टेज, यानी स्टेप अप,
ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रांसफार्मर ऑयल की। ट्रांसफार्मर ऑयल क्यों यूज़ करते हैं हम? देखो, दो पर्पज़ है ट्रांसफार्मर ऑयल के, एक तो कूलिंग के लिए, एक इंसुलेशन के लिए, ठीक है। टू टाइप के भी होते हैं, मिनरल ऑयल और सिंथेटिक ऑयल, ठीक है। मिनरल ऑयल में क्या होता है, एक तो पैराफिन ऑयल होता है और दूसरा होता है नेपथिन ऑयल, ठीक है। पैराफिन ऑयल में क्या होता है, हाई करंट रेटिंग के जो ट्रांसफार्मर होते हैं उनमें पैराफिन यूज़ कर लेते हैं, पर नेपथिन कहाँ यूज़ करते हैं, जो लो करंट रेटिंग के ट्रांसफार्मर्स होते हैं उनमें यूज़ करते हैं। और सिंथेटिक ऑयल कब कौन कौन से हो गए, बायो बेस्ड ऑयल होते हैं एंड सिलिकन बेस्ड ऑयल होते हैं। तो इसको ज़्यादा यूज़ नहीं करते सिलिकन बेस्ड को, क्योंकि ये जलाने के बाद जहरीला हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए हम सिलिकन बेस्ड यूज़ नहीं करते हैं, बायो बेस्ड यूज़ कर लेते हैं सिंथेटिक में, ठीक है। और अदरवाइज़ तो पैराफिन और नेपथिन ऑयल ही ज़्यादातर यूज़ होते हैं, ठीक है, मिनरल ऑयल जिन्हें हम कहते हैं, ओके। और एक चीज़ और याद करना, अभी हम देखेंगे, हम ट्रांसफार्मर ऑयल क्यों पढ़ रहे हैं, बट उसका पर्पस देख लिया। ट्रांसफार्मर ऑयल क्या करता है, कूलिंग एंड इंसुलेशन, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और इसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितनी होगी, 30 kV/mm होगी, दैट शुड बी हाई, हमेशा हाई मेंटेन रखनी है हमें डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को। और फ्लैश पॉइंट कितना होता है, 140 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ट्रांसफार्मर ऑयल गर्म होना कब शुरू होता है, दैट इज़ 85 to 90 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, तब वो गर्म होना शुरू हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं ट्रांसफार्मर को, जैसे हम शुद्ध सिलिका जेल होता है उसका रंग मतलब कैसे बदलता है, क्या होता क्या है ये सिस्टम, ठीक है। तो हम बताते हैं, जैसे सिलिका जेल जो होता है वो ब्रीथर के अंदर यूज होता है। ब्रीथर जो होता है वो आगे हम पढ़ेंगे, जैसे हमारा ये कंजर्वेटिंग टैंक है या फिर एक्सपेंशन टैंक हो दो, इसके आखिर में जुड़ा होता है, ठीक है। ब्रीदर जुड़ा होता है, तो उसके अंदर होती है सिलिका जेल। तो और उस ब्रीदर के नीचे, अंदर तो सिलिका जेल है और नीचे एक छोटे से कप शेप का होता है, उसमें ऑयल होती है। अब देखो पूरा सिस्टम समझाएंगे स्टेप वाइज। अभी तो सिलिका जेल का देखो जैसे कि ये कंजर्वेटर टैंक को एयर चाहिए, बीच में एयर, आधा तेल से भरा है आधा हवा है, बाहर से हवा उसको और चाहिए, हवा लेता है, उसमें मॉइस्चर होता है, डस्ट होता है। डस्ट के लिए नीचे एक छोटा सा कप तेल का लगा दिया, और ऊपर जो है हम सिलिका जेल, जो बोटल्स में भी छोटे पाउच में भर के आता है, वो आता है, ब्रीथर उसे कहते हैं इस पूरे कॉम्बिनेशन को। तो उसका मतलब जेली सी होती है, उसका रंग पहले तो ब्लू होता है, तो वो क्या करता है, मॉइस्चर को ऑब्जॉर्ब जैसे जैसे करता जाता है वो पिंक कलर का होता जाता है, ठीक है। यहाँ पे लिख भी दिया, कंजर्वेटर टैंक के बाहर की तरफ लगा होता है। अब कंजर्वेटर टैंक जिसे एक्सपेंशन टैंक भी कहते हैं, वो बड़े ट्रांसफार्मर्स में यूज़ होता है, अदरवाइज इतनी सेफ्टी की जरूरत नहीं, घरों में जैसे छोटा मोटा खेतों वेतों में लगा होता है उसकी ज़रूरत नहीं है अदरवाइज, ठीक है। अब क्या होता है कि ये मेन टैंक के ऊपर लगा होता है, इसमें ट्रांसफार्मर ऑयल भरा होता है, लेकिन आधा ही भरा होता है। जब मेन टैंक में जैसे वो जो तेल है ट्रांसफार्मर ऑयल ठंडा हो गया, ठंडा होकर वापस सेटल हो जाता है, नीचे बैठ जाता है, हर चीज़ मतलब खोलती है, गैस पे भी देखोगे तो वो ऊपर की तरफ उठती है, और जब ठंडी हो जाती है नीचे की तरफ सेटल होती है, यानी कंप्रेस हो रही होती है, तो वो जो हमारे कंजर्वेटर और एक्सपेंशन टैंक में तेल है वो आता है। और फिर जैसे अगर तेल नीचे की तरफ मेन टैंक में आ गया तो ऊपर हवा रह गई ना, वो हवा जब वो सक करता है तो आगे ब्रीदर का काम आता है, वो सिलिका जेल वो मॉइस्चर कंजर्व कर लेता है, और नीचे उसके कप में जो तेल होता है, जैसे नेप्था तेल, पैराफिन तेल, बायो तेल या फिर सिलिकॉन बेस्ड ऑयल, जो भी तेल होता है वो डस्ट को कंट्रोल कर लेता है, ठीक है। तो ऐसे करके हमारा ये पूरा सिस्टम काम कर रहा है। याद रखना कंजर्वेटर में बिग टैंक्स में यूज़ होता है ज़्यादातर, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं बुकोल रिले इन द ट्रांसफार्मर। बुकोल रिले को हम प्री फॉल्ट रिले भी, देखो इनके जो सेकेंडरी नाम है ना वो ज़रूर याद रखना, पेपर्स में नाम बदल के दे देता है, और फिर हम सोचे थे कि ये क्या था, ये तो हमने नहीं पढ़ा था, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो हम सारे नाम याद रखेंगे, बुकोल रिले, प्री फॉल्ट रिले, क्योंकि फॉल्ट आने से पहले ही ये हमें अलर्ट कर देता है। रिले का काम ये होता है, प्री फॉल्ट रिले या फिर गैस एक्चुएटर, ठीक है। तो अब देखो इसमें क्या होता है, ये इंटरनल फॉल्ट में जो है सेफ्टी प्रदान करता है। सेकेंड, ये जो 500 kV की जो हमारी ट्रांसफार्मर है उससे ज़्यादा की जो रेटिंग होती है उनमें यूज़ करता है। छोटे ट्रांसफार्मर में ज़रूरत नहीं है भाई, 500 kV के नीचे वालों में ज़रूरत नहीं है, उससे ऊपर की रेटिंग की जो है उनमें यूज़ करेंगे। इंटरनल फॉल्ट से सेफ्टी प्रदान कर देगा। कैसे करेगा, पहले तो अलार्म बजा देगा, फिर भी नहीं माने तुम भाई, तुमने सेफ्टी पे ध्यान नहीं दिया, तो वो पावर सप्लाई को कट कर देगा, ठीक है। और ये सीधा ऐसे मतलब मेन टैंक और कंजर्वेटर टैंक के बीच में लगा होता है, ठीक है, पर ये डायरेक्ट प्लेस नहीं होता है, 9.5 डिग्री एंगल पे होता है, ठीक है, 9.5 डिग्री एंगल याद रहेगा ना, ओके। अब आती है बुशिंग की बारी। बुशिंग जो होती है, एक एलवी बुशिंग होती है, एक हाई बुशिंग होती है। हाई बुशिंग जो होती है थोड़ी लंबी होती है, एलवी बुशिंग लाइक माई फिंगर छोटी होती है।
तो ये एक से आउटपुट मतलब लोड की तरफ चला गया, एक सप्लाई के लिए, मतलब कनेक्शंस के लिए यूज़ होता है, इसका इतना ही मतलब है। बुशिंग से आप ये समझ सकते हो कि कहाँ पे लो वोल्टेज की कनेक्शन होगा, कहाँ पे हाई वोल्टेज का कनेक्शन होगा, दैट्स इट। ओके, अब आता है इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर। इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर क्या होता है? देखो, जब हम लो वोल्टेज और करंट को मापते हैं तो हम वोल्टमीटर और एमीटर सिंपली यूज़ कर लेते हैं, लेकिन जब हमें हाई वोल्टेज और हाई करंट को मेजर करना होता है ना, तब हम CT और PT को यूज़ करते हैं। CT दैट इज़ करंट ट्रांसफार्मर, PT दैट इज़ पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, ठीक है। CT जो होता है करंट ट्रांसफार्मर दैट इज, तो ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर में काम आता है। स्टेप अप में कैसे? जैसे हमने सप्लाई की एक सिंगल टर्न और सेकेंडरी साइड मैनी टर्न है, देखो 1 और 5 के रेशियो में रहता है, यानी कि प्राइमरी साइड तो हमारा कम वोल्टेज रहेगा, सेकेंडरी साइड हाई वोल्टेज रहेगा, ठीक है। अब इसको याद रखने का तरीका ये CT, ये बात कर रहे हैं करंट ट्रांसफार्मर की, करंट ट्रांसफार्मर की बात कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे करंट ही कम कर देंगे, ठीक है। सेकेंडरी साइड में करंट कम कर देंगे, शॉर्ट कर देंगे हम करंट को, और HV कर देंगे, ठीक है। करंट की बात हो रही है, लेकिन करेंगे क्या, हाई वोल्टेज को। 1:5 रेशो पे रहेंगे, मैक्सिमम करंट कितना रहेगा, 5 एम्पियर। और ये देखो सप्लाई में सीरीज़ में कनेक्शन कर दिया है सप्लाई को और लोड को, ठीक है। अब इसको शुरू से बात करते हैं, ठीक है। ये तो चीज़ें हो गई, 1:5 रेशो में है, यहाँ सिंगल टर्न है यानी कि, और यहाँ पे 5 टर्न्स हो गए। तो सप्लाई जो है सीरीज़ में कनेक्ट है, और देखो इसको एम्पियर का ऐसे कनेक्ट किया हुआ है, शॉर्ट ज़रूर करना, एमीटर लगाने के बाद एक शॉर्ट ज़रूर करना, और एमीटर कितना 5 एम्पियर की रेटिंग फिक्स रखेगा, इतनी ही रेटिंग करेगा। CT है ना, क्योंकि करंट फिक्स कर दिया उसने 5 एम्पियर का, और ये हाई वोल्टेज साइड होगी, ये लो वोल्टेज साइड होगी, ठीक है, ये याद रखना। अब इसकी वैल्यू कितनी होती है? वैल्यू इसकी होती है वोल्ट एम्पियर, ठीक है। वोल्ट एम्पियर होती है टेस्ट ट्यूबर या फिर क्लैम्प मीटर्स में यूज़ होता है। ये किस में यूज़ होता है? टेस्ट ट्यूबर और क्लैम्प मीटर्स में यूज़ होता है। मतलब टोंग टेस्टर नहीं होते जो हमारे येलो कलर के एक बॉक्स से देखेंगे, क्लैम्प मीटर भी होता है, तुम गूगल करना तुम्हें दिख जाएंगे। टोंग टेस्टर या फिर क्लैम्प मीटर्स में यूज़ होता है। क्या बोलोगे? टोंग टेस्टर क्लैम्प मीटर में। CT जो होता है सीरीज़ में कनेक्ट होता है लाइन से, लाइन में कनेक्ट है, सीरीज़ में कनेक्ट है, और जो 100 और 200 एम्पियर का जो करंट होता है उसको 1 या 2 एम्पियर करंट के रूप में माप के दिखाता है। अब PT क्या है? पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। ये देखो CT जो थे हमारे स्टेप अप ट्रांसफार्मर थे, स्टेप अप कर रहे हैं 1:5 रेशो में, और जो पोटेंशियल मीटर है ये याद रखना स्टेप डाउन है। CT स्टेप अप, PT स्टेप डाउन हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? लो वोल्टेज होगा। ये देखो वोल्टमीटर, यहाँ शॉर्ट सर्किट तो नहीं किया है, लेकिन वोल्टमीटर कितना है, 0 से लेके 110 वोल्ट की, यानी लो वोल्टेज करेगा। और ये देखो पैरेलल में कनेक्ट हो गया, इसको ग्राउंड कर दिया है, 3 फेज सप्लाई से कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। तो ये स्टेप डाउन हो गया। ये HV था, मेन सप्लाई, हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज 0 से 110 kV वोल्टेज मेजर करता है, और ये पैरेलल कनेक्शन होता है, ठीक है। अब डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में क्या होता है, जो हमारी एफिशिएंसी होती है उसको हम ऑल डे एफिशिएंसी की तरह काउंट करते हैं, ठीक है। ऑल डे एफिशिएंसी में क्या होगा, जो इनको पास ले आते हैं, आई थिंक थोड़ी रोशनी सी डिस्टर्ब हो रही है, पता नहीं क्या हो रहा है, मुझे ऐसा लग नहीं रहा अभी, ठीक है, ग्रेट, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में एफिशिएंसी मेजर करते हैं, ऑल डे एफिशिएंसी मेजर करते हैं, ठीक है। ऑल डे एफिशिएंसी कैसे मेजर करेंगे? आउटपुट किलोवाट आवर, किलोवाट यानी रियल पावर इंटू आवर्स, मतलब टाइम के साथ, इन 24 आवर्स में, इनपुट किलोवाट आवर 24 आवर्स, ऐसे हम ऑल डे एफिशिएंसी काउंट कर लेंगे। हमारी 500 kVA तक की रेटिंग वाले ट्रांसफार्मर और डिस्ट्रीब्यूशन, यानी लो kVA रेटिंग वाले 500 kVA तक की जो हो, ठीक है। और ये स्टेप डाउन टाइप के होते हैं, ऑफकोर्स घरों में यूज होते हैं। ऑल डे मतलब 24 आवर ऑन रहते हैं, ठीक है, लोड हो या ना हो हमेशा, इसलिए हमारा मैक्सिमम हम क्या ट्राई करते हैं, 50% लोड रहे। इसलिए कहते हैं कि जो भी सप्लाई हम घरों में जा रहे हैं, यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो उसको बंद कर दो, कि जब हमारा 50% लोड चलेगा ना, मतलब आधी चीज़ें चल रही होंगी, जो लोड है जितना भी उसकी आधी चल रही होंगी, तब हमारी मैक्सिमम एफिशिएंसी देता है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का एम क्या है कि हमें आयरन लॉस को कम करना है, और लीकेज रिएक्टेंस तो देखो होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि घरों में जा रही है, और आयरन लॉसेस को कम करना है, ये 2 एम होते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारा लोड वेरी करता रहता है ना, तो हम इस तरीके के अपने जो कंस्ट्रक्शन है वो इस तरीके से करें कि आयरन लॉसेस हमारा मिनिमम हो जाए, और जो लीकेज रिएक्टेंस है वो भी हमारा कम रहे, ठीक है। ये याद रखना, ये 2 चीज़ें। 11 kVA/400 kVA, यानी आउटपुट में हमारा 400 kVA घरों तक जाते वक्त, और स्टार्टिंग में हम डिस्प्ले 11 kVA, ठीक है। डेल्टा स्टार कनेक्शन है, स्टार है तो यानी 4 वायर तक हो गया।